हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी सीरीज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी को लेकर जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एनिमल किंगडम। तो उसके अगले क्लास तक हम आ चुके हैं। लास्ट फाइलम दैट इज कॉर्डेटा और क्लास है एम्फीबिया। लास्ट लेक्चर में आपने बोनी फिशेज यानी ऑस्टियोक्थीस के बारे में बात की थी। तो पहले भी हम आपसे कह चुके हैं कि हमारे पास जो ग्नैथोस्टोमा था वो दो हिस्सों में बटा था। वन वाज स्पीसीज एंड सेकेंड वाज टेट्रापोडा। तो यहाँ से हम जो क्लास आज पढ़ा रहे हैं अंडर क्लास इज एम्फीबिया। लेकिन इस क्लास एम्फीबिया को पढ़ाने से पहले हम आपको एक शब्द और बता दें एंड दैट इज इससे ऊपर भी हमारे पास एक सुपर क्लास है। ये हम आपको पीछे क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं। इसकी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। इस टेट्रापोडा में हमारे पास चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल, एवीज यानी बर्ड्स और नेक्स्ट है मैमल्स। तो इसका थोड़ा हायरार्की का 12th क्लास का बच्चा ध्यान नहीं देता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हम एम्फीबिया जो पढ़ रहे हैं वो क्लास है, इसकी सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा है। फिर ऊपर हायरार्की आप पढ़ते तो आपको याद आता है ग्नैथोस्टोमा है, वर्टिब्रेट्स हैं। खैर सर, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत जरूरी है पहले उनको समझ लें आप, अदरवाइज फिर गलती शुरू हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब पहली बार एम्फी वर्ड सुनते हैं तो एम्फी का मतलब होता है दो, यानी बोथ। कहीं पर आप बात कर रहे होंगे तो दो की बात कर रहे होंगे, बोथ की। और बिया का मतलब बियर करने वाला, कि इन्हीं दो चीजों को बियर करता होगा। तो ये जो बोथ वर्ड इंडिकेट यहाँ पे करता है दैट इंडिकेट्स फॉर द लैंड एज वेल एज वाटर। ये जमीन और पानी इन दो को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं एम्फीबिया। जो एम्फीबिया नाम है वो इसी सीक्वेंस में है, यानी ये पहली ऐसी टेट्रापोडा जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है, या दूसरी भाषा में कह लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज, दीज आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड यानी पाइक्लोथर्म्स थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यस, फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो हैं, या वर्टिब्रेट कह लीजिए, एनिमल से ज्यादा अच्छा है, यानी सबसे पहले वर्टिब्रेट है। एनिमल शब्द हटा दीजिए क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और दैट अपीयर ऑन द लैंड, दैट अपीयर ऑन लैंड। ये बात जब आप जोड़ेंगे तो तुरंत आपके पास एक शब्द आएगा दैट इज लंग फिशेस, क्योंकि जो लंग फिशेस है वो भी फिशेस ही है हमारी। तो जो लंग फिशेस है और वो भी फिशेस है तो उनमें एक डिफरेंस है। लंग फिशेस भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, लेकिन लंग फिशेस आर नॉट वेल एडॉप्टेड। वो पूरी तरह से एडॉप्टेड नहीं थी लैंड के लिए, तो वो जमीन पे नहीं पाई जाती हैं, एक्चुअली वो दलदल में पाई जाती हैं। तो मैंने ये वर्ड इसलिए बोला ताकि आपको ये महसूस हो कि सर पानी में भी हैं और जमीन पर भी हैं। लेकिन जैसे ही पानी की बात आती है तो हम लोग को लगता है भाई पानी तो हमारे पास दो प्रकार के हैं, तो हम किस पानी का जिक्र करते हैं हमें ये भी जानना चाहिए। तो जिस पानी की बात आप कर रहे हैं सर, दुनिया के हर पानी में एम्फीबिया है, लेकिन साफ बात है नेवर इन द सी वाटर। ये समुद्री पानी में कभी नहीं पाए जाते, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी एम्फीबिया आज तक डिस्कवर्ड नहीं है जो समुद्री पानी में पाया जाता हो। तो पहली बात जो साफ साफ नजर आ रही थी एम्फीबिया से, तो उसकी बात हमने की है। द एम्फीबियन जो हैं फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं जो ऑफिशियली जमीन पर नजर आए, यानी कुल मिला के कह सकते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों पाई जाती है। लेकिन एक्वेटिक में ये सिर्फ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री पानी में नहीं पाए जाते। अब सर जो दूसरा पॉइंट है जो आपको जरूर समझ के रखना चाहिए, इनका जो शरीर होता है पूरा हिस्सा, ये बोल्ड लेटर में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो दो हिस्सों में बटेगा। एक हेड पार्ट है और दूसरा ट्रंक पार्ट है। हेड और ट्रंक, यानी मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो एक हेड जैसा बनाऊंगा और फिर एक ट्रंक जैसा बनाऊंगा। तो आपको हो सकता है इस पॉइंट को लेकर थोड़ी दिक्कत हो
क्योंकि आप कह सकते हो सर टेल भी तो पाई जाती है, लेकिन टेल इनका स्पेसिफिक फीचर नहीं है। कुछ ही जगह पर है जहां टेल पाई जाती है। टेल प्रेजेंट इन सम, कुछ में है, जैसे हम सैलामेंडर की बात करते हैं तो है। अब चूंकि एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप शायद ना सुनना चाहो, लेकिन जब इस क्लास को हम डिवाइड करते हैं तो एक टर्म आता है दैट इज यूरोडेला। तो वहां पर यूरो का मतलब टेल से है, तो उसमें पूंछ वाले जानवर हैं हमारे पास। तो दूसरा पॉइंट हुआ कि शरीर इनका हेड और ट्रंक में डिवाइड होगा। टेल कुछ जगह पर पाई जाएगी, लेकिन टेल इनका बेहद स्पेसिफिक फीचर नहीं होता। एक और शब्द आता है, जब हम टेट्रापोडा का जिक्र करते हैं तो हमें ये जरूर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्ब होने चाहिए। 2 पेयर ऑफ लिम्ब होना भी चाहिए क्योंकि टेट्रापोडा के मेंबर हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और किस्मत से वो एक्सेप्शन आपके दिया भी हुआ है। मैं एग्जाम्पल में देख रहा था, एंड दैट वाज इक्थियोफिस। इक्थियोफिस, और इस इक्थियोफिस को हम लोग नाम ही देते हैं दैट इज ए लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया यानी बिना पैर वाला एम्फीबिया है। अचानक देखेंगे तो शायद आपको स्नेक की फीलिंग आने लगे। तो 3 पॉइंट हो गए। 3 क्या हुए, 2 ही पॉइंट। आपको लग रहा होगा 3 पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट तो सिंपल सा एम्फीबिया शब्द को ही डिफाइन कर रहे थे। तो 2 बात हो गई हमारे पास, दैट इज शरीर 2 हिस्सों में बटेगा, हेड एंड ट्रंक। टेल कुछ जगह पर पाई जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट कहा 2 पेयर ऑफ लिम्ब होंगे, लेकिन सर कुछ जगह पर नहीं होगा, जिसका एक्सेप्शन हमने आपसे लिया, एंड दैट इज इक्थियोफिश। अब सर हम अगले पॉइंट की बात करें जो फिर इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पर जो है एक पहला शब्द आता है टिम्पैनम, और वो शब्द तब समझ में आएगा, ये इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली बार मिडिल ईयर यहीं पर नजर आया। मिडिल ईयर अपीयर्स फर्स्ट टाइम, अपीयर्स फर्स्ट टाइम। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम फिशेस पढ़ा करते हैं तो फिशेस में सिर्फ इनर ईयर पाया जाता है और उसका काम बैलेंसिंग है। तो जब हम मिडिल ईयर पढ़ते हैं तो साथ में हमें दूसरा शब्द भी जोड़ना होगा, दैट इज टिम्पैनम। तो यहाँ पर ये बोल्ड लेटर में जो लिखा है कि टिम्पैनम प्रेजेंट, तो उसका मतलब यही है कि टिम्पैनम तो तभी पाई जा सकती है जब आपके पास मिडिल ईयर हो। हाँ, ये भी बात सही है, आपको लग रहा होगा, तो हम जोड़ दे रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। लेकिन ये तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कान जब आप कभी एम्फीबिया में देखोगे तो कान के नाम पे जो चीज आपको दिखाई जाती है, एक्चुअली वो कान हमारी तरह नहीं है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स द टिम्पैनम। खाली एक ऐसी मेम्ब्रेन जैसी नजर आएगी और बोला जाएगा यही टिम्पैनम है। अब ये अलग बात है, अगर आप थोड़ा पढ़ते तो मैं आपको और एक लाइन बता देता। जिन्होंने कभी पढ़ा हो, जो टिम्पैनम है फ्रॉग में, दैट इज सराउंडेड बाय अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, और दैट इज नेम्ड एज एनुलस टिम्पैनिकस। नाम आसान है, एनुलस का मतलब छल्ला होता है। तो हमारे लिए तो वो बोल्ड लेटर इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 पॉइंट कहे, हेड और ट्रंक की बात की, सब 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, इक्थियोफिस को छोड़ दीजिएगा। मिडिल ईयर पहली बार अपीयर हुआ और वो टिम्पैनम के नाम से कान पहचाना जाता है, एक्सटर्नल ईयर पाया ही नहीं जाता है। फिर एक पॉइंट और है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें जो स्किन है, यस, अब स्किन के बारे में कहना क्या है कि वो स्मूथ भी हो सकती है कई जगह पर, जैसे फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है, या रफ भी हो सकती है, जैसे टोड की स्किन रफ होती है, सैलामेंडर की स्किन रफ होती है। उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है कि आप कहें कि सर स्मूथ है या रफ है, डजेंट मैटर, किसी भी तरह की स्किन हो। लेकिन सर हम जो अगली लाइन इसके आगे बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बट विद ग्लैंड्स। इनमें ग्लैंड्स जरूर होंगी, ये ध्यान जरूर रखिएगा। इसका फायदा क्या होता है, ग्लैंड होने से दे कीप द स्किन मॉइस्ट, कीप्स स्किन मॉइस्ट, उसको एकदम मॉइस्ट बना के रखते हैं।
और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हम स्किन जब कहते हैं, और अभी जहां से निकल के आए हम फिशेस, तो फिशेस पढ़ते पढ़ते बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द स्केल्स पढ़ा था, यहाँ पर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ये स्पष्ट ध्यान रखिएगा। पूरे एम्फीबिया में कहीं कहीं लोगों को भ्रम होता है कि सैलामेंडर थोड़ा ड्राई क्लाइमेट पे रहता है, इसलिए स्केल्स होना चाहिए। स्केल्स नहीं पाया जाता। हम स्केल्स की बात छोड़िए, हम तो अगला शब्द भी बोलने को तैयार हैं, एंड दैट इज नो एक्सोस्केलेटन। किसी भी प्रकार का कोई एक्सोस्केलेटन इस क्लास में नहीं है। स्केल्स, नेल, हेयर, हूफ, जो भी आप एक्सोस्केलेटन पढ़ते हैं सर, वो नहीं पाया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी स्किन स्मूथ हो या रफ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्लैंड जरूर पाए जाएंगे। ग्लैंड का फायदा है, उस ग्लैंड की मदद से अपने स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, रेस्पिरेशन की मदद आती है, और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, यानी पीसीज से ये डिफर कर जाते हैं। मैं तो एक्सोस्केलेटन की बात कर रहा हूं, किसी प्रकार का एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था टिम्पैनम के साथ, इसे भी याद रखिएगा। एक शब्द और आपके यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा है, मैं उसे भी यहीं पर आपको बता दूं, एंड दैट इज क्लोएका। क्योंकि आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो 3 ही जगह पर बोल्ड लेटर इस्तेमाल हुआ है। हेड एंड ट्रंक बोल्ड लेटर से लिखा है, टिम्पैनम बोल्ड लेटर से लिखा, और क्लोएका। तो यहाँ पर क्लोएका पाया जाता है। अब जिन बच्चों को ना पता हो कि भाई क्लोएका कहाँ से लेकर आ गए, तो उन्होंने फिशेस पढ़ते वक्त भी क्लोएका शब्द का प्रयोग किया था। तो क्लोएका एक ऐसी जगह होती है जहां पर दैट इज कॉमन चैम्बर फॉर एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये तीनों अलग अलग ना खुल करके सर एक ही जगह आके खुलती हैं, और वही बन जाता है क्लोएका। तो आगे चल के सेपरेशन हो जाएगा, बट अभी सेपरेशन नहीं हुआ है। तो ये जो क्लोएका का जिक्र हुआ है वो बात पूरी हो गई। अब इसमें बात आती है रेस्पिरेशन को लेकर, क्योंकि भाई आप दो दो जगह रहते हो तो आपको एडॉप्टेशन तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। पानी में भी रहना चाहते हो, जमीन पे रहना चाहते हो। तो अगर हम रेस्पिरेशन का जिक्र करें, भाई फिशेस में तो आप तय था कि सिर्फ पानी में रहते थे, गिल्स का जिक्र हुआ। अब देखना ये था गिल्स अपर कोलम से कवर्ड हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सर गिल्स पाए जाते हैं, लंग्स भी हैं, स्किन तो अभी आपने कहा मॉइस्ट स्किन है, और मैं तो एक शब्द और बोल रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, कहीं कहीं पर बक्को फेरेंजियल कैविटी भी है। बक्को फेरेंजियल कैविटी, यस। लेकिन इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो साफ होनी चाहिए, जो गिल्स एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में ही हो सकता है, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो ये बात तय होती है कि सर ये एक्वेटिक है, तो जाहिर है इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, क्योंकि एम्फीबिया ग्रुप के मेंबर की जो लार्वल स्टेज है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो वो लार्वल स्टेज पानी से गुजरेगी, और जब पानी से गुजरेगी तो जाहिर है फिर उसे जरूरत भी उसी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की पड़ेगी जो उसको वो एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर अगले शब्द की तरफ आए तो हम कहते हैं हार्ट की बात कर लें हम। हार्ट हमारा 3 चैम्बर्ड का है, 3 चैम्बर्ड। थोड़ा डेवलप हो रहे हैं हम फिशेस से, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन सर 2 ऑरिकिल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, यानी ऑरिकिल वेल सेपरेटेड होता है। जैसा आप पीछे पढ़ रहे थे फिशेस में, वहां 1 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल था। जब इसका जिक्र आपने हार्ट का किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम का किया है, तो हम सर ये भी यहाँ बताते चलें। सर आरबीसी के बारे में जान लें, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। इनकी आरबीसी जो है वो बाई कॉन्वेक्स होती है, ध्यान रखिएगा। इसको तभी याद करिएगा जब आप अपना आरबीसी याद कर पाए। हमारी आरबीसी बाई कॉनकेव होती है। सर ये ओवल हो जाएगी, जब बाई कॉन्वेक्स होगी तो जाहिर है अंडाकार हो जाएगी। हमारी डिस्क शेप होती थी। और अगला शब्द तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ए न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा दिमाग मजबूत हो तभी आप इस तरफ देखिएगा, अदरवाइज फिर आप निकल लीजिएगा ऊपर वाले पॉइंट से ही, कि जो हमने आपसे कहा कि हार्ट भाई हमारा 3 चैम्बर्ड का है, वहीं से काम चलाइए। हमने आरबीसी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप पढ़ते हो, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। एक जरा एक्सक्रीशन के लिए पॉइंट समझ लें। जो एक्सक्रीशन, अब इसमें एक सवाल उठता है कि जो एक्सक्रीशन के नाम पर हम मोनोटेलिक या यूरियोटेलिक कहते हैं, वो हम कहेंगे कैसे? तो उसके लिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है, प्लीज थोड़ा ध्यान दें। जैसे हम अपने इस एक्सक्रीशन के नाम पे 2 हिस्सों में बांट दें। एक वो समूह जो लार्वा है, क्योंकि अभी हमने कहा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और टेल्ड एम्फीबियन, पूंछ वाले एम्फीबिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलामेंडर। इसकी फोटोग्राफ भी आपकी टेक्स्ट बुक में है। और दूसरा समूह हम फ्रॉग या टोड का ले लेंगे। फ्रॉग एंड टोड, ये न्यूरा अगर हमें कहने को मिलता तो मैं नाम बताता। तो 2 ग्रुप में जो हमने बनाया है, इन दोनों ग्रुप को जरूर जान लें। जो लार्वा और टेल्ड एम्फीबियन है, दे आर अमोनोटेलिक। आप समझिएगा, हम पूरे एम्फीबिया को एक शब्द में नहीं बांध पा रहे हैं, लेकिन फ्रॉग या टोड जब हम बात करते हैं तो यूरियोटेलिक। ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही फ्रॉग कि जो लार्वल स्टेज टैडपोल है, वो अमोनोटेलिक है। आप सैलामेंडर अवॉइड करना चाहते हैं, अवॉइड करिए, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट फ्रॉग में तब्दील होता है, फिर उसका जो एक्सीटरी सिस्टम है या एक्सीटरी सब्सटेंस है, वो चेंज हो जाता है। अब थोड़ी सी आसान आसान सी बात, हम कहते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल अलग अलग हैं, साफ पता भी चलता है इन्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। फर्टिलाइजेशन अगर आप देखें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पानी में ही होता है। उसके बारे में एक चीज और जान लें कि सर ज्यादातर जो इसके मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली दे आर ओवीपेरस। आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो वहां पर इस शब्द को जो लिखा गया है उसमें सॉरी लिखा है दे आर ओवीपेरस, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन है, इसलिए मैं ये नहीं लिख पा रहा हूं कि दे आर ओवीपेरस। ज्यादातर ओवीपेरस और कहने के लिए आसान भी, हम फ्रॉग वगैरह पढ़ते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट अब जिस पॉइंट का हम जिक्र करना चाहते हैं वो जरूरी क्यों है ये भी जान लें। बट सैलामेंडर, क्योंकि हम सैलामेंडर कई जगह आपसे बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इसकी किताब में फोटो बनी है। जो सैलामेंडर है ये विवीपेरस है, दैट इज विवीपेरस। तो अगर आपके पास एम्फीबिया नाम का सवाल हो तो आप यही करिए, ओविपेरस। जब सैलामेंडर जब तक आपको ना पूछा जाए तब तक आप विवीपेरस शब्द का प्रयोग ना करें। अब अंतिम पॉइंट की तरफ आता है, सर कहीं भी रहते हो दे हैव टू रिटर्न इन द वाटर। रिटर्न इन वाटर फॉर व्हाट? फॉर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग जो है इनको पानी में ही करनी होगी, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो ये अंडे देते हैं, इन अंडों के ऊपर शेल नहीं होती, यानी नॉन क्लिडोइक एग्स देते हैं। नॉन क्लिडोइक, क्लिडोइक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम जहां पर अंडों के ऊपर शेल पाई जाती है। रेप्टाइल पहला ऐसा क्लास है जिसके मेंबर क्लिडोइक एग्स देते हैं, यानी शेल्ड एग प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से रेप्टाइल पूरी तरह से लैंड वर्टिब्रेट कहलाते हैं, जमीन के लिए वेल एडॉप्टेड हैं। तो मैंने ये कहा एम्फीबिया कहीं भी रहते हो, चाहे जितने ड्राई क्लाइमेट पर, लेकिन फाइनली जब उनका जो ब्रीडिंग टाइम आएगा तो उस ब्रीडिंग टाइम में दे हैव टू रीच इन द वाटर। अंतिम स्टेप दैट इज डेवलपमेंट की बात करें तो मैं तो ऊपर कह चुका हूं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब आपको जरूर समझना चाहिए कि भाई लार्वल स्टेज होती है, और जो लार्वा है यूजुअली इट इज नेम्ड एज एन टैडपोल लार्वा। तो मैंने अपने पॉइंट कह दिए, मैं किताब वाली पॉइंट्स पर पढ़ रहा हूं, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो एक बार ओपन कर लें और हमारे साथ देखें। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फीबियन कैन लिव इन द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी कहना ये चाहते हैं कि जैसा ये नाम इंडिकेट कर रहा है, वही बात मैंने भी आपसे कही कि सर ये दोनों जगह रहते हैं। मैंने बस एक पॉइंट आपको जरूर बढ़ा के बताया कि भाई पानी में भी रहते हैं, तो जानिए कि समुद्री पानी में नहीं है।
दूसरा पॉइंट कहा मोस्ट ऑफ देम हैज एन 2 पेयर ऑफ लिप। देखिए मोस्ट कहा इन्होंने, एक्सेप्शन बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, हमने दिखाई, दैट इज एक्टियोफिश। फिर है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, दो ही हिस्सों में बटेगा, लेकिन टेल में भी प्रेजेंट इन सम, तो वही मैंने कहा कुछ लोगों में टेल है और बगल में डायग्राम भी है। फिर है एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, तो ये पॉइंट मैंने आगे चल के बोला कि एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट क्यों है, क्योंकि मैं तो कह रहा था स्किन चाहे जैसी हो लेकिन दैट मस्ट हैव एन ग्लैंड, और स्केल्स नहीं है, एक्सोस्केलेटन नहीं है। एक पॉइंट मैंने नहीं बोला आपको, आईज के पास आईलिड्स पाई जाती हैं, यानी आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पलकें होती हैं, आईलिड्स प्रेजेंट, ये मैंने छोड़ दिया था। फिर है द टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, कान में, तो मैंने आगे बढ़ा के बताया कान में यही रिप्रेजेंट होता है, दिखाई तो यही देता है दिस वन, लेकिन वास्तव में मिडिल ईयर जब तक नहीं आएगा तब तक टिम्पैनम नहीं होगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। फिर पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर यानी यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक सब मिल करके कॉमन चैम्बर में खुलते हैं, दैट इज क्लोएका। पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। तो यहाँ पर क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है और ये यहाँ पर एनस नाम का शब्द नहीं इस्तेमाल होता है, नहीं तो फिर अलग अलग नाम देते हैं। फिर वर्ड है रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स, इन्होंने जो लिखा है वो सिर्फ 3 नाम दिए हैं, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। मैंने एक पॉइंट और बढ़ाया, बक्कोफेंजियल कैविटी, ज्यादा रोल नहीं है लेकिन फिर भी है, लेकिन गिल्स हमेशा इनकी टेडपोल अवस्था में लार्वा स्टेज में जरूर होगा। फिर बात कही गई हार्ट हमारा 3 चैम्बर्ड होगा, मैंने उसको और आगे बढ़ा के बताया कि भाई 3 चैम्बर के साथ अगर आप देखें तो वो भी आगे बढ़ा लीजिए, आरबीसी को लेकर सर न्यूक्लिएटेड है, बाइकॉन्वेक्स और ओवल है। फिर है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, सेक्सेस इसके सेपरेट हैं तो यूनिसेक्सुअल हैं, ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से आपको बताया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है कि कौन अमोनोटिलिक है कौन यूरियोटिलिक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज बाय इनडायरेक्ट। तो यहाँ तक की बात आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई थी तो उतनी मैंने कर ली, लेकिन बात तो हमारी तब पूरी होगी जब हम एग्जाम्पल भी पढ़ लें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल से पढ़ने से क्या फायदा। तो जो एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं पहले हम उन्हीं की तरफ बात करें। सर सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है बुफो, एंड द बुफो मीन्स टोड, ये टोड है। सर इनके पास क्या होता है ना कि एक पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है, हैविंग द पॉइजनस ग्लैंड, एक्चुअली वो पैरोटिड ग्लैंड है तो मैं लिख दूं पॉइजनस पैरोटिड ग्लैंड। ये नॉक्टर्नल एम्फीबियंस होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, लेकिन जो पॉइजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको जिक्र में कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है राना, यस राना टिग्रीना आप कहते हैं, एंड रियली इट इज ए फ्रॉग। काफी डिफरेंस है दोनों में, जैसे अगर हमसे प्रेफर करने को कहा जाए कि भाई टोड और फ्रॉग में अंतर बताइए और छोटे छोटे अंतर बताइए, तो मैं 2 शब्दों में अंतर बता सकता था कि जो हमारे ये बुफो है ये नॉक्टर्नल है, रात में होता है, दिखता है अक्सर, और दूसरा टेरेस्ट्रियल है, सामान्यतः ये जमीन पर पाया जाता है। लेकिन फ्रॉग की बात कहते हैं तो मैं डायूर्नल कहता, रात में फ्रॉग सामान्यतः नहीं दिखते हैं, और इक्वेटिक कहता, ये जानते हुए कि एम्फीबिया का मेंबर इक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल शब्द से बताया नहीं जा सकता, फिर भी मैंने बताया कि प्रेफर अगर कभी करना हो तो आप उसे जोड़ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है हाइला, हाइला इज नोन एज एन ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग पेड़ पर पाया जाता है, इनके जो पैर हैं थोड़े मॉडिफाई होते हैं। लेकिन यहीं पर मैं एक पॉइंट और बता दूं, एंड दैट इज रैकोफोरस, रैकोफोरस ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं यहां बोल दे रहा हूं, रैकोफोरस को हम फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, नहीं तो ऐसा ना हो पूछा एक जाए बता आप कुछ और आए। फिर अगला एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक का है दैट इज सैलामेंडर, सैलामेंडर, सैलामेंड्रा कह सकते हैं आप, इसका फोटोग्राफ भी बना हुआ है। सर इसमें जब हम पढ़ते हैं सैलामेंडर तो मुझे एक शब्द जरूर याद आता है और हमें लगता है आप में से बहुतों को पता भी होगा। सैलामेंडर में एक सैलामेंडर का नाम लेते हैं हम लोग, दैट इज टाइगर सैलामेंडर। जिस
की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर सभी सैलामेंडर वही हैं। जो टाइगर सैलामेंडर है इसका नाम है एम्बाइस्टोमा, एम्बाइस्टोमा, यस। सर इनका जो एक लार्वा होता है और उस लार्वा को हम लोग नाम देते हैं दैट इज एक्सोलाइटल लार्वा, एक्सोलाइटल लार्वा दिस। सर इसकी खास बात क्या होती है? सर एक्सोलाइटल लार्वा सर इतना पॉपुलर है कि अगर कहीं भी वो शब्द आप सुनेंगे तो यही एग्जाम्पल आपको हमेशा पढ़ाया जाता है, एंड दैट शोज द नियोटिनी। सर ये लार्वा ऐसा है जो एडल्ट में तब्दील ही नहीं होता है। तो नियोटिनी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लार्वल स्टेज नॉट चेंजेस इनटू एडल्ट। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, सबसे बड़ी वजह है आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, वो इस वजह से एडल्ट में तब्दील नहीं होती। तो एक्सोलाइटल लार्वा नियोटिनी शब्द कभी पढ़ें सर, इसी के एग्जाम्पल से इसको खत्म किया जाता है। और इक्थियोफिश जो आपके अभी हमने आपको बात की थी, एंड दैट वाज इक्थियोफिस, जिसे हम लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। इतने एग्जाम्पल हम भी चाहते हैं, मैंने कुछ इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया आपके एग्जाम्पल में, क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ एक आपसे बढ़ाया है दैट इज अ रैकोफोरस, अदरवाइज एग्जाम्पल सारे वही हैं। और सैलामेंडर खाली दिया हुआ है तो मैंने उसमें बढ़ा करके टाइगर सैलामेंडर यानी एम्बाइस्टोमा के लार्वा की बात कर ली आपसे। तो इस तरह से हमारा एम्फीबिया क्लास पूरा हुआ। सर पॉइंट्स को आप जोड़ के देखेंगे तो वो दिखेगा एक के बाद एक, और ऐसे ही आप इनको कोरिलेट करिए और ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और हम इन टॉपिक्स को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे रिटर्न नोट्स दिए हैं और ये दिखाने के लिए दिए हैं कि ऐसा आप भी कर सकते हैं। पॉइंट्स को रिवाइज करें और रिवाइज करके कॉपी में लिखने की आदत डालें। शॉर्ट में लिखें लेकिन आदत डालें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं डोंट ट्राई टू डू शॉर्टकट। शॉर्टकट थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है लेकिन अदरवाइज आप में रिटेंशन नहीं रहता है। तो ये हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं छोटे छोटे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे अप्रिशिएशंस होते हैं और शायद उसी के भरोसे में हम काम कर पाते हैं। लाइक करें, शेयर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जिनके पास डिपेंडेंसी कोई अन्य पर नहीं होती है। तो मैं एक तरह से ब्रीफली उनको अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ा दे रहा हूँ ताकि उनके अंदर का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। लेकिन इसको देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारे क्लास लेक्चर्स आपको चाहिए तो सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, हमारा ऐप है डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से, उसे डाउनलोड करें और उसमें कोर्सेज के सेक्शन में जाएं, ज़ूलॉजी प्रीमियम कोर्स ऑप्ट करें। उसे जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आप तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। ना सिर्फ आप क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स पाएंगे बल्कि साथ में आप बहुत सारे टेस्ट पाएंगे जो हर 3-4 दिनों पर लगातार होते रहते हैं। वो क्लास लेक्चर बेहद कम कीमत पर आपके लिए उपलब्ध हैं। एक्चुअल कॉस्ट उसकी 6000 है, बट दैट इज अवेलेबल एज ए ऑफर प्राइस 2499, यानी 2499 रुपए में 1 साल तक अनइंटरप्टेड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं और एज ए बेनिफिशियरी यू विल गेट अ लॉट ऑफ टेस्ट। खैर, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।